प्यारे बच्चों, आज हम संख्या पद्धति को समझेंगे। पहले नंबर में है प्राकृत संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। ठीक है। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न और आते हैं परीक्षा में कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। प्राकृत संख्याओं में जो अंक होते हैं वो सभी अंक पूर्ण संख्याओं में मिल जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। और एक प्रश्न आता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जो अंक हैं वो प्राकृत संख्याओं में तो मिल जाते हैं, लेकिन जो 0 है वह प्राकृत संख्या में नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। संख्या रेखा पर लिखी सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। एकदम सिंपल साधारण शब्दों में है। संख्या रेखा आप लोग कक्षा 6 से पढ़े होंगे कि बीच में जो है कि शून्य होता है, दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं जिसको एक्स अक्ष कहते हैं, और 0 के बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जिसको एक्स डैश अक्ष कहते हैं। और तीर का निशान का मतलब है कि यह अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं होती हैं वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आगे। भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8 और 10। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि देखिए, 4 का जब गुणनखंड हम निकालेंगे तो 4 1 से भी विभाजित हो रही है, 4 2 से भी विभाजित हो रही है, और 4 स्वयं से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है। मतलब कि 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है, इसलिए यह क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इस तरह 6 में देखिए, 6 को 1 भी विभाजित कर रहा है, 3 भी विभाजित कर रहा है, 2 भी विभाजित कर रहा है, और स्वयं से भी विभाजित हो रही है। 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होने की वजह से यह 6 भी जो है भाज्य संख्या होगी। इसी तरह 8 भी भाज्य संख्या होगी, और इसी तरह 10 भी भाज्य संख्या होगी। अब हम देखेंगे अगला, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, 2 को 1 विभाजित करेगी और 2 स्वयं से विभाजित हो रही है, मतलब 2 से भी विभाजित हो रही है। इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अब 1 और 2 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 को विभाजित कर दे। ठीक है। इसी तरह 3 को देखिए, 3 भी 1 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, इसके भी 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यह भी अभाज्य होगी। इसी तरह 5 को देखिए, 5 1 से विभाजित हो रही है और 5 से विभाजित हो रही है, इसके भी 2 ही गुणनखंड मिल रहे हैं, इसलिए यह 5 भी अभाज्य संख्या है। 7 देखिए, 7 जो है 1 से विभाजित हो रही है और 7 से विभाजित हो रही है, इसलिए हम 7 को भी कह सकते हैं कि 7 भी क्या है? यह अभाज्य संख्या है। अब देखिए, इसको हम दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्रम से इसको हम चेक करते हैं। 1 का 1 से विभाजित होगी,
एक का देखिए एक ही गुणनखंड हमको प्राप्त हो रहा है, तो एक को हम कह सकते हैं कि यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसका प्रश्न भी परीक्षाओं में उठ के आता है कि क्या एक भाज्य संख्या है, ऑप्शन दिया रहता है, दूसरा कि अभाज्य संख्या है, तीसरा दिया रहेगा कि भाज्य और अभाज्य दोनों है, और चौथा ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें से कोई नहीं। तो एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। आप उसको ध्यानपूर्वक जो है कि कर लेंगे। अब दो का देखिए, दो एक से विभाजित हो रही है और स्वयं से विभाजित हो रही है, इसके केवल दो ही गुणनखंड आ रहे हैं, तो यह क्या होगी, अभाज्य होगी। इसी तरह तीन को देखिए, तीन एक से विभाजित हो रही है और तीन से विभाजित हो रही है, इसके भी दो गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए यह भी अभाज्य होगी। इस तरह हम भाज्य अभाज्य संख्याओं को छांट सकते हैं कि कौन भाज्य होगी, कौन सी अभाज्य होगी। इस तरह आगे क्रम में देखते हैं। देखिए, चार एक से विभाजित होगी, दो से विभाजित होगी और चार स्वयं से भी विभाजित हो रही है, दो से अधिक गुणनखंड आ रहा है, इसलिए यह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब पाँच को देख लेते हैं। पाँच एक से विभाजित होगी और स्वयं से पाँच से विभाजित होगी, दो से अधिक गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं, इसलिए पाँच अभाज्य है। छः को देख लेंगे। छः जो है एक से विभाजित होगी, दो से विभाजित होगी, तीन से विभाजित होगी और छः से विभाजित होगी। इस तरह देखिए इसके चार गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, दो से अधिक गुणनखंड जब मिल जाते हैं तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। सात को देख लेंगे। सात जो है एक से विभाजित होगी और सात से विभाजित होगी, दो ही गुणनखंड मिल रहे हैं, इसलिए वह क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ देखेंगे आठ को। आठ एक से विभाजित होगी, दो से विभाजित होगी, चार से विभाजित होगी और आठ से विभाजित हो रही है, दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आठ क्या है, भाज्य संख्या है। एक प्रश्न और उठ के आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, चार है। क्या है, चार है। ठीक है, अगला चलते हैं। परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर ना हो 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -2/3, -2/5, 4/3, -3/4 और 0/1। P/Q में जो संख्याएं लिखी हैं उसका यह है कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। P का भी मान पूर्णांक हो और Q का भी मान पूर्णांक हो, लेकिन यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। कैसे, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि 1/2, देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और P का मान देखिए यहाँ 0 नहीं है, क्या है, 2 है, तो यह परिमेय हो जाएगी, यह परिमेय संख्या है। अब यदि हम लिख दें -2/5, तो देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और P/Q का मान देखिए 0 नहीं है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ यदि हम लिख दें कि 2/0, तो देखिए P का मान तो 2 है लेकिन Q का मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, शून्य क्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे हम एक लिख सकते हैं, इसलिए शून्य भी क्या है, एक शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई भी एक, क्योंकि पाई का मान देखिए 22/7 होता है,
लेकिन फिर भी पाई जो है का मान निश्चित नहीं होता है, क्योंकि 3.14 भी होता है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, या फिर किसी संख्या का हम भाग दिए और पॉइंट में आए, उसके बाद वही अंक बार बार आ रहा है, तो उसे भी हम अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। इसके बाद सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है। मान लीजिए छोटी संख्याएं हैं तो आप तो पहचान लेंगे। यदि कोई बड़ी संख्या आ गई, जैसे यहाँ पे आ गई 486, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे या कि सम है कि विषम है? तो इसका इकाई का अंक हम देखेंगे। इकाई का अंक यदि 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या कैसी होगी? सम होगी। यदि यहाँ पे आ गया 2, 6 और 3, 263 आ गया। अब फिर 263 को आप कैसे पहचानेंगे कि यह सम है विषम है? इकाई का अंक हम देख रहे हैं तो यह क्या मिल रहा है हमको? विषम मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 263 क्या है? एक विषम संख्या। ठीक है। अब इसके बाद विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। इन संख्याओं में हम 2 का भाग देंगे तो कुछ न कुछ शेष बचेगा, और शेष बचेगा तो उसे हम विषम संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं चर संख्याएं। वह संख्या जिसका मान बदलता है उसे हम चर राशि या चर संख्या कहते हैं। जैसे ABCD डॉट डॉट डॉट। ABCD वाले जो भी वर्णमाला हैं वो सब हमको अपरिमेय चर संख्याएं की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए चर कैसे हम इसको समझ लें। जैसे लिखा है A-2 बराबर 4 दिया है, तो A बराबर 4, ये ऋण में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2, तो A बराबर मिला 4 और 2 6। देखिए हमको A का मान क्या मिला? 6। अब देखिए यदि इसी तरह हम लिख दें कि A+3 बराबर 6, तो A बराबर, तो 6 लिखा है, प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A बराबर 6 में 3 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 3। अब देखिए यहाँ A का मान हमको 6 मिल रहा है, यहाँ A का मान 3 मिल रहा है, मतलब A का मान हमको निश्चित नहीं है। A का मान 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अचर संख्याएं, वह संख्या जिसका मान सदैव स्थिर रहता है या संख्या का मान बदलता नहीं है, उस संख्या को अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए हम लोग थोड़ा समझ लेंगे कि यहाँ पे 1 के बराबर 0 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 के बराबर 0 नहीं होता है। 1 के बराबर 1 ही होता है। ठीक उसी तरह 4 के बराबर हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 के बराबर 0 नहीं होता है। 4 के बराबर 4 ही होता है। इसलिए हम जानते हैं कि वह संख्या जिसका मान सदैव स्थिर रहता है या संख्या का मान बदलता नहीं है, उस संख्या को हम अचर संख्या कहते हैं। ठीक है। इस तरह वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।